हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का जो हमारा चैप्टर चल रहा था भाषा, उसका अगला भाग देखेंगे। देखिए, कल हमने भाषा के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियाँ पढ़ी थी, देखी थी। अब हम देखेंगे आज भाषा का उद्देश्य क्या होता है ना। तो भाषा का उद्देश्य जो होता है, संप्रेषणों या विचारों का आदान प्रदान, विचारों का लेन देन करना क्या कहलाता है, भाषा का उद्देश्य होता है। भाषा के प्रकार तो देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा बिल्कुल साधारण सी बात है, आप लोगों को ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। समझ में आया? भाषा का रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा उन विचारों को समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण देखिए, टेलीफोन, दूरदर्शन यानी टीवी, भाषण, वार्तालाप यानी बातचीत या नाटक, रेडियो आदि, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अगला है आप लोगों का, देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती है। मौखिक भाषा की विशेषताएं देख लीजिए आप। यह भाषा का अस्थायी रूप है, ये स्थायी रूप नहीं होती मौखिक भाषा, है ना। उच्चारित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती हैं। हम बोल रहे हैं तब तक ये रहती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के सामने हों, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। जब सुनने वाला और बोलने वाला आमने सामने हो, तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रायः इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। ध्वनि जो हम बोलते हैं, वह ध्वनि। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। यह मूल रूप या मुख्य रूप, प्रधान रूप कहा जा सकता है। कौन सा? मौखिक भाषा जो होती है, वह भाषा का मूल या प्रधान रूप होती है। अगला पार्ट हम देखते हैं इसी का, लिखित भाषा क्या होती है। तो भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। साधारण सी बात है, बिल्कुल आसान शब्दों में इसे समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ लिखकर समझा रहा है और सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर समझ रहा है, तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इसमें व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है दूसरों के सामने। इसके उदाहरण देखिए, पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि, ये सभी चीज़ें जो लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है इनका, वे सभी चीज़ें लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। लिखित भाषा की विशेषताएं देखिए, तो ये भाषा का स्थायी रूप है। यह लिखकर रखी जा सकती है, यानी स्थायी रहती हैं। इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मौखिक भाषा बोलने के साथ ही समाप्त हो जाती है, लेकिन लिखित भाषा को आप अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह भाषा का स्थायी रूप होता है और इसे अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों। इसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति हो और जो सुनने वाला व्यक्ति हो, वो एक दूसरे के आमने सामने हो, तभी अपने भाव या विचार प्रकट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यह इसमें अपेक्षा नहीं करता है। ये मुख्य पॉइंट है इस बात का। इस रूप की आधारभूत इकाई जो है, वह वर्ण है, जो उच्चारित ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट, व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो उसकी मूलभूत इकाई मौखिक भाषा की ध्वनि होती है, बोलने की, और इसकी मूलभूत इकाई जो होती है लिखित भाषा की, वह वर्ण होती है। यह भाषा का
गौण रूप होता है। अब तीसरा भाग देखिए, सांकेतिक भाषा। स्पष्ट नाम से हो रहा है कि संकेतों की जो भाषा होती है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वे सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में जब संकेतों यानी इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह भाषा क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, ट्रैफिक पुलिस जो होता है वह अपने इशारों द्वारा ही लोगों को समझाता है, तो उसकी भाषा जो होती है वह सांकेतिक भाषा होती है। मुख बधिर यानी जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, मुख बधिर जो बोल नहीं सकते, व्यक्तियों का वार्तालाप। अब ऐसे व्यक्ति जो बात नहीं कर सकते वह किस प्रकार बात करेंगे? तो संकेतों द्वारा। इसका अध्ययन जो है वह व्याकरण में नहीं किया जाता है, क्योंकि वह व्याकरण में क्या हमें शब्दों की आवश्यकता होती है, वर्णों की आवश्यकता होती है, लिखने पढ़ने की आवश्यकता होती है। सांकेतिक भाषा में जो होता है, सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। अगला देखिए, भाषा के विविध रूप। तो हर देश में भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। अब आइए इनको एक एक करके समझते हैं क्या होती है। तो बोलियां, जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती हैं उसे बोली डायलेक्ट कहा जाता है। साधारण सी बात जो ज़्यादातर लोगों के प्रचलन की भाषा होती है, आम बोलचाल की जो भाषा होती है वह बोली कहलाती है, जिसे आम या जन समुदाय बोलता है वह बोली कहलाती है। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती हैं, कोई फिक्स नहीं होती कितनी बोलियां हो सकती है। यह घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती हैं, यह खुद जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। कहीं कहीं इनका क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है और उस क्षेत्र विशेष में ही यह बोलियाँ बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगधी, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। यह भाषाएं जो है एक तरह से कही जा सकती है कि बोलियां होती हैं, तो यह क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती हैं। अगला होता है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा किसे कहेंगे भाई? तो यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में किया जाता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है यानी जोड़ दिया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। यानी बोली को जब व्याकरण के रूप में प्रयोग किया जाने लगे, जब उसकी व्याकरण बना ली जाए तो वह भाषा क्या कहलाती है? परिनिष्ठित भाषा। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है। खड़ी बोली कुछ समय पहले जो थी वह एक समय ऐसा था जब बोली थी, लेकिन आज वह परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती हैं। राष्ट्रभाषा ने राष्ट्रभाषा कर रखा है, राष्ट्रभाषा। जब भाषा का क्षेत्र जो होता है बहुत व्यापक हो जाता है, बहुत विस्तृत हो जाता है या बहुत फैल जाता है और इसमें सभी शासन के काम किए जा सकते हैं या किए जाने लगे और राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर यह जब बहुत फैल जाती हैं तो यह राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती हैं। इसे राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता है किसी भी भाषा को जब उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघ कर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती हैं। बस बात वही है कि इसका क्षेत्र जो होता है वह
फैला हुआ होता है, यानी विस्तृत होता है, व्यापक होता है, सभी एक ही बात है, व्यापक होना, विस्तृत होना या फैला हुआ। हमारे भारत में जो है 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा ने राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। देखिए, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में यह बताया था कि हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन अभी तक इसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है। इस शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं, लोगों के द्वारा तो वैसे इसे राष्ट्रभाषा मान लिया गया है, क्योंकि बहुत 70% भारतीयों द्वारा हिंदी बोली जाती है लगभग, तो लोगों के द्वारा तो इसे राष्ट्रभाषा माना जा चुका है, लेकिन इसे अभी तक संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है कानूनन। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन और जापान की जो होती है वो जापानी भाषा। तो हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है। अब देखिए, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है, या दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। साधारण तौर पर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आम लोगों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। किस हिसाब से? क्योंकि वो 70% लोगों को लगभग बोली जाती है, लेकिन अभी तक इसे शासन द्वारा या संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती हैं, जैसे अमेरिका की अंग्रेज़ी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसी आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है मानी जाती है। यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था ये। अब देखिए, भाषा और लिपि, अभी हमने पढ़ा भाषा क्या होती है। अब लिपि देखिए, लिपि शब्द का अर्थ होता है लीपना या पोतना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यानी विचारों का लेपन करना। लीपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि लिपि क्या होती है। तो शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है लीपना या पोतना, लेकिन विचारों को व्यक्त करना या विचार लिखना ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में भाषा की उच्चरित यानी उच्चारण मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए जो जो चिन्ह, जो जो वर्ण निश्चित किए गए हैं वह उसकी लिपि है। कि देखिए, अ जो है वो इस प्रकार लिखा जाता है तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। क जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये तरीका जो होता है लिखने का, इसे कहते हैं लिपि। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। हमारी जो भाषा है हिंदी, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत भी। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि जो है रोमन है। पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू जो है वह फारसी में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि जो है वह फारसी है। अब देखिए, लिपियाँ कई प्रकार की होती हैं। जैसे किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है। किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है। तो दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं को एक लिपि में भी लिखा जा सकता है और एक भाषा को अनेक लिपियों में भी लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को हम देवनागरी तथा रोमन लिपि दोनों में लिख सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, देवनागरी लिपि में हम कैसे लिखते हैं? जैसे मीरा घर गई, तो आप लोगों को लग रहा है ये हिंदी में लिखा गया। हिंदी में तो है, लेकिन इसकी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अब इसी बात को हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे? जैसे अंग्रेज़ी में लिखते हैं मीरा घर गई,
बात वही है, भाषा वही है, लेकिन लिपि बदल गई। इस प्रकार हम एक ही भाषा को अनेक लिपियों में लिख सकते हैं या अनेक लिपियों को एक ही भाषा में लिखा जा सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसके विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो तथा संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम भी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि किससे निकल कर आई है? ब्राह्मी लिपि से। अब देखिए, ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी की देवनागरी का ही नहीं, सिर्फ हिंदी की देवनागरी लिपि ही नहीं, बल्कि गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। ये सभी लिपियां किससे निकल कर आई हैं? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ये आप लोग अच्छे से पहले से ही जानते हैं कि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इस प्रकार यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है। एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था की गई है। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजनों का स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है, पर देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जिसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो। यही कारण है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। यह मुख्य पॉइंट है। देवनागरी लिपि ऐसी है जिसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखा जाता है, इसलिए देवनागरी लिपि सभी लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अब देखिए, अधिकांश भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखी जाती हैं, यानी हम बाएं से शुरू करेंगे कुछ भी चीज़ और दाएं पे ख़त्म करेंगे। केवल उर्दू ही है जो फारसी लिपि में लिखी जाती है और वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। उल्टी इस प्रकार से जो है उर्दू लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर। अब देखिए, नीचे कुछ तालिकाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं, तो हमें इन्हें याद करना है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो, इनकी लिखने की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश और मिज़ो, इनकी लिपि कौन सी है? रोमन। ये सभी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी जो है वह फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। रूसी, बुल्गेरियन, चेक या रोमानियन रूसी लिपि में लिखी जाती है। बंगला जो है वह बंगला लिपि में लिखी जाती है। उड़िया, उड़िया लिपि में लिखी जाती है। असमिया की लिपि असमिया है। इस प्रकार हर भाषा की लगभग या कई भाषाओं की एक लिपि होती है। विराम चिन्ह या अब देखिए, हिंदी में लिपि चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। ये देखिए, यहाँ ऊपर जो वर्ण दिए गए हैं स्वरों के और नीचे इनकी मात्राएं दी गई हैं और इन्हें आप लोगों को प्रदर्शित भी किया गया है कि किसी वर्ण के ऊपर इन मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से होता है। आप लोग इन्हें पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखिए, देवनागरी लिपि, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि देवनागरी लिपि जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है और इसका प्रादुर्भाव या विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अब इन्हें छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। अब देखिए,
प्रादेशिक भाषा क्या होती हैं? प्रादेशिक भाषा, जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो वह प्रादेशिक भाषा कहलाती हैं। जब कोई किसी प्रदेश विशेष में कोई भाषा बोली जाए तो वह प्रादेशिक भाषा बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती हैं। जैसे अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और लगभग इसे विश्व के सभी देशों में बोला जाता है। राजभाषा क्या होती है? देखिए, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा सभी अलग अलग होते हैं। इनके शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम इनकी परिभाषाएं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, राजभाषा तो वह भाषा जो देश के कार्यालय व राजकाज की भाषा होती है, यानी शासन के कार्य जो होते हैं वे जिस भाषा में किए जाते हैं वह राजभाषा कहलाती हैं। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेज़ी तथा हिंदी दोनों हैं। शासन के कार्य भारत में हिंदी से भी किए जाते हैं और अंग्रेज़ी से भी। तो अमेरिका की राजभाषा क्या है? जैसे अंग्रेज़ी है, वहाँ के शासन के सभी कार्य जो है अंग्रेज़ी में ही किए जाता है। मानक भाषा, देखिए मानक भाषा क्या होती है? तो मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। मानक यानी माना जाना, साधारण बात है, इसे मान लिया जाए, वह भाषा होती है मानक भाषा। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे अब देखिए, गई, गई यह भी है, लेकिन मानक रूप में गई हम यह लिखते हैं क्योंकि यह माना गया है विद्वानों द्वारा, इसे मानक भाषा दी गई। ठंड, तो ठंड ऐसे होता है लेकिन हम इसे ऐसे लिखते हैं ठंड। ये अंत, ख, अब देखिए ख होता है ऐसे हैं लेकिन हम इसे लिखते ऐसे हैं, तो यह मानक रूप है इन शब्दों का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।